कभी ऐसा होता है कि मन में एक ख्याल आता है कुछ नया बनाने का, कुछ लिखने का या बस कुछ अलग करने का, और उस ख्याल के साथ ही एक और आवाज आती है जो कहती है रहने दो, ये तुम्हारे बस का नहीं है, या लोग क्या कहेंगे, या सबसे खतरनाक सवाल, क्या ये काफी अच्छा होगा। ये एक ऐसी झिझक है, एक ऐसा डर है जो शायद हम सबने कभी न कभी महसूस किया है। आज की हमारी बातचीत इसी डर और उससे आगे निकलने के रास्ते पर है। हमारे पास एलिजाबेथ गिलबर्ट की किताब बिग मैजिक का एक सारांश है और हमारा मकसद साफ है, इस सोर्स के जरिए ये समझना कि डर के होते हुए भी एक रचनात्मक यानी एक क्रिएटिव जिंदगी कैसे जी जा सकती है। और मुझे लगता है कि बातचीत शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगह किताब का वो बुनियादी विचार है जो रचनात्मकता को किसी ऊंचे पहाड़ से उतारकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ले आता है। जिलबर्ट कहती हैं कि क्रिएटिविटी, आप जानते हैं, वो सिर्फ महान कलाकारों, लेखकों या संगीतकारों की जागीर नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है, एक खूबसूरत संभावना जो हम सब के अंदर मौजूद है। तो चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं। किताब का जो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है वो डर के बारे में है। बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक डर को उसे खत्म करने की कोशिश करना वही सबसे बड़ी गलती है। हाँ, कि वो हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा, वो हमारी सुरक्षा के लिए बना है। गिलबर्ट एक बहुत मजेदार मिसाल देती हैं। वो कहती हैं कि डर को अपनी जिंदगी की गाड़ी में बैठने की इजाजत दो, वो साथ सफर कर सकता है, लेकिन उसे स्टीयरिंग व्हील या जीपीएस को हाथ लगाने की इजाजत कभी मत दो। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। हाँ, क्योंकि ये डर से लड़ने या उसे जीतने की बात नहीं करता, सही। बल्कि उसके साथ जीने का एक नया तरीका सिखाता है। ये डर को दुश्मन नहीं, बल्कि एक बहुत ज्यादा चिंतित और हमेशा घबराए रहने वाले साथी की तरह देखता है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल जिंदगी में वो उतना है नहीं, है ना? मान लीजिए कोई अपनी 9 से 5 की नौकरी छोड़कर अपना कोई काम शुरू करना चाहता है। यहाँ डर सिर्फ एक एहसास नहीं है, वो तो घर की ईएमआई, बच्चों की फीस, भविष्य की अनिश्चितता, हाँ, उसी शक्ल में सामने खड़ा है। तो ऐसे में डर को सिर्फ एक पैसेंजर समझना कैसे मुमकिन है? आपने बहुत बहुत सही सवाल उठाया। और देखिए, किताब भी यही कहती है कि ये कोई एक दिन का फैसला नहीं है, ये एक रोजाना की प्रैक्टिस है। अच्छा। हर रोज सुबह उठकर डर को प्यार से समझाना कि देखो, मुझे पता है तुम यही हो, तुम्हारी चिंता जायज है, पर आज फैसले मैं लूंगा। ये एक रिश्ते को संभालने जैसा है। डर को नजरअंदाज नहीं करना है, उससे बहस नहीं करनी है, बस उसकी ताकत को सीमित करना है। जब आप ये मान लेते हैं कि डर हमेशा रहेगा, तो आप उससे लड़ने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं और वो ऊर्जा अपने काम में लगाते हैं। बिल्कुल, ऊर्जा अपने काम में लगाते हैं। ठीक है, तो अगर डर गाड़ी नहीं चला रहा तो स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में होना चाहिए? देखिए, यहीं पर गिलबर्ट एक और बहुत ही चौंकाने वाली बात कहती हैं। वो कहती हैं कि अपनी गाड़ी जुनून यानी पैशन को मत दो। पैशन को नहीं? मुझे लगा था वही जवाब होगा। नहीं, बल्कि जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी को दो। जिज्ञासा, ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी, क्योंकि पैशन शब्द ही अपने आप में इतना भारी भरकम और डरावना लगता है ना? हाँ, ऐसा लगता है कि आपके पास कोई महान मकसद होना ही चाहिए। बिल्कुल। पैशन अक्सर हमें नतीजों से जोड़ देता है, जैसे मुझे एक बेस्ट सेलर लेखक बनना है या मुझे एक मशहूर पेंटर बनना है। हाँ, और ये लक्ष्य इतने बड़े हो सकते हैं कि शुरू करने से पहले ही हिम्मत टूट जाए। एग्जैक्टली। लेकिन जिज्ञासा वो बहुत हल्की फुल्की और खेल जैसी है। वो बस इतना कहती है, चलो देखते हैं कि अगर इस रंग को उस रंग में मिला दें तो क्या होता है। या ये कहानी आगे कहाँ जाती है? हाँ, मनोविज्ञान में जिसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, मतलब किसी काम को सिर्फ उसे करने की खुशी के लिए करना, जिज्ञासा उसी का दूसरा नाम है। लेकिन एक सवाल है, क्या सिर्फ जिज्ञासा काफी है? मान लीजिए किसी को गिटार सीखना है। शुरू में तो बहुत जिज्ञासा होती है, मजा आता है, पर कुछ हफ्तों बाद जब उंगलियों में दर्द होने लगता है और प्रोग्रेस धीमी हो जाती है, तब तो शायद जुनून या अनुशासन ही काम आता है ना? हाँ, लेकिन किताब का तर्क यह है कि जिज्ञासा ही आपको उस रास्ते पर लेकर जाती है जहां अनुशासन की जरूरत पड़ती है। आप एक के बाद एक अपनी छोटी छोटी जिज्ञासाओं का पीछा करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपने एक लंबा सफर तय कर लिया। अच्छा। शायद आपको गिटार सीखने का जुनून न हो, लेकिन आपको एक नया गाना सीखने की जिज्ञासा हो सकती है, फिर अगले गाने की, और धीरे धीरे यही छोटी छोटी जिज्ञासाएं मिलकर आपको एक अनुशासित अभ्यास की तरफ ले जाती हैं। तो साहस का मतलब यहाँ डर का न होना नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। साहस का मतलब यहाँ यही है, डर के होते हुए भी अपनी अगली जिज्ञासा के पीछे जाने का छोटा सा फैसला लेना। और जब हम जिज्ञासा के पीछे जाते हैं जी, तो जाहिर है कि हम हर बार कुछ कमाल का नहीं बनाएंगे। बिल्कुल नहीं। बहुत बार हम असफल होंगे और यहीं पर वो समाज का सबसे बड़ा डर सामने आता है ना, नाकामी और लोगों की राय। सोर्स में साफ तौर पे कहा गया है, गलतियां और असफलताएं सीखने का हिस्सा है और रचनात्मकता का आनंद ही असली पुरस्कार है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। हमारा पूरा सिस्टम नतीजों पर आधारित है। परीक्षा में कितने नंबर आए, प्रोजेक्ट सफल हुआ या नहीं, किताब बिकी या नहीं। हाँ, लेकिन गिलबर्ट कहती हैं कि अगर आप बनाने की प्रक्रिया को ही इनाम मान ले तो नतीजा काफी हद तक अप्रासंगिक हो जाता है। मतलब अगर आपको लिखने में मजा आया तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो कहानी छपी या नहीं। बिल्कुल यही। सच कहूं तो मुझे ये विचार हमेशा थोड़ा अव्यावहारिक लगता था। आखिरकार हम सब चाहते हैं कि हमारे काम को पहचान मिले, लोग उसकी तारीफ करें। क्या बाहरी मान्यता को पूरी तरह से खारिज कर देना मुमकिन है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और मुझे नहीं लगता कि किताब का मकसद बाहरी मान्यता को पूरी तरह से खारिज करना है। अच्छा। देखिए, एक कलाकार के लिए दर्शकों की सराहना एक जरूरी फीडबैक और प्रोत्साहन का काम करती है। मुद्दा प्राथमिकता का है। गिलबर्ट का पॉइंट ये है कि अपनी खुशी और आत्ममूल्य का कंट्रोल बाहरी दुनिया के हाथों में मत दो। सही। तारीफ मिले तो बहुत अच्छा, पर अगर न मिले तो भी आपका काम और आपकी खुशी आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वो बनाने की प्रक्रिया में ही आपको मिल चुकी है। मतलब अगर खुशी का इकलौता सोर्स बाहरी मान्यता है, तो आप हमेशा एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर रहेंगे। बिल्कुल। मुझे याद है मैंने एक बार पेंटिंग करने की कोशिश की थी। मैंने कैनवस खरीदा, रंग खरीदे और कुछ बनाने की कोशिश की। वो इतनी खराब बनी कि मैंने शर्म के मारे उसे अलमारी में छिपा दिया और दोबारा कभी कोशिश ही नहीं की। इस किताब को पढ़ने के बाद लगता है कि मैंने गलती की। मुझे उस नतीजे के बजाय बस रंगों को मिलाने की प्रक्रिया का मजा लेना चाहिए था। और लाखों लोग आपकी तरह ही महसूस करते हैं। हम अपने अंदर के आलोचक को इतना हावी होने देते हैं कि वो हमें शुरू करने से पहले ही रोक देता है। सही बात है। प्रक्रिया का आनंद लेने का मतलब है उस आलोचक की आवाज को धीमा करना और अपने अंदर के बच्चे को खेलने देना। ठीक है, तो अगर हम नतीजे की परवाह ना करें और बस बनाने के मजे पर ध्यान दें, तो फिर उस पुरानी बहस का क्या होगा कि टैलेंट ज्यादा जरूरी है या मेहनत? हाँ, टैलेंट बनाम हार्डवर्क। हाँ। हमें अक्सर लगता है कि रचनात्मक होने के लिए किसी खास तरह की पैदाइशी प्रतिभा की जरूरत होती है, और ये विचार ये बहुत से लोगों को कोशिश करने से रोकता है। सोर्स इस सोच को सीधे तौर पर चुनौती देता है। एक बहुत मजबूत कथन है, सिर्फ प्रतिभा काफी नहीं है। सिर्फ प्रतिभा काफी नहीं है? नहीं, गिलबर्ट का मानना है कि एक रचनात्मक जीवन के लिए लगातार की गई कोशिश, अनुशासन और उत्साह ही असली कुंजी है। अच्छा। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो बहुत प्रतिभाशाली थे, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, और वहीं औसत प्रतिभा वाले लोगों ने सिर्फ अपनी लगन और मेहनत के दम पर असाधारण काम कर दिखाया। ईमानदारी से कहूं तो ये बात सुन के मुझे बहुत राहत मिलती है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि हम उतने टैलेंटेड नहीं हैं। ये विचार एक तरह से सबको बराबरी का मौका देता है। बिल्कुल। और इसी के साथ किताब का वो सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, जिसके नाम पर किताब का टाइटल है बिग मैजिक। बिग मैजिक। हाँ, सोस के अनुसार रचनात्मकता जीवन का एक जादुई पहलू है। आइडिया या विचार हमारे चारों ओर एक जीवित ऊर्जा की तरह है, जो बस एक इंसानी साथी की तलाश में है ताकि वो इस दुनिया में साकार हो सकें। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, पहली बार में ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर आप इसे एक रूपक की तरह देखें, एक मेटाफर की तरह, तो ये बहुत शक्तिशाली है। ये रचनात्मकता को एक भारी भरकम दिमागी काम की तरह देखने के बजाय एक खेल, एक सहयोग की तरह देखने का नजरिया देता है। कि आपको हर महान विचार अपने अंदर से पैदा नहीं करना है। नहीं, बस आपको अपने आसपास की दुनिया के प्रति खुला और ग्रहणशील रहना है। पर फिर यहाँ मेहनत और जादू का रिश्ता क्या है? एक तरफ तो किताब कहती है कि रोज मेहनत करो, अनुशासित रहो, दूसरी तरफ कहती है कि जादू का इंतजार करो। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? यही तो इस किताब का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। वो इन दोनों को एक दूसरे का विरोधी नहीं बल्कि पूरक मानती है। अच्छा, कैसे? ये जादू या प्रेरणा वो अपने आप आलसी लोगों के पास नहीं आती।
जब कोई इंसान लगातार कोशिश करता है, रोज बैठता है, अपना काम करता है, चाहे मन हो या ना हो, अच्छा बन रहा हो या बुरा, तभी वो उस जादू या प्रेरणा के लिए दरवाजा खोलता है। तो आपकी मेहनत ही उस बिग मैजिक को एक निमंत्रण है। हाँ, एक निमंत्रण कि मैं तैयार हूँ, मैं यहाँ हूँ, काम कर रहा हूँ। ये ऐसा है जैसे आप मेहमान के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको घर साफ सुथरा रखकर दरवाजा तो खोल कर रखना ही होगा। मेहनत दरवाजा खुला रखती है। ये बहुत अच्छी मिसाल है। तो इन सब का मतलब क्या है? जब हम इन सारे विचारों को एक साथ देखते हैं, डर को साथ लेकर चलना, जिज्ञासा के पीछे जाना, प्रक्रिया का आनंद लेना, नतीजों की परवाह न करना और लगातार कोशिश करते रहना, हाँ, तो एक बात साफ होती है, रचनात्मकता कोई काम या पेशा नहीं है, नहीं है, बल्कि ये सोचने और जीने का एक तरीका है। बिल्कुल। ये अपनी सोच में एक बहुत छोटे लेकिन बहुत शक्तिशाली बदलाव की बात है। अक्सर लोग एक फैसले की तरह कहते हैं, मैं एक रचनात्मक इंसान नहीं हूँ। ये एक पूर्ण विराम है। हाँ, बहुत खत्म। बात खत्म। किताब हमें इस पूर्ण विराम को एक प्रश्नवाचक चिन्ह से बदलने के लिए कहती है। मैं अपने जीवन को और रचनात्मक कैसे बना सकती हूँ? और ये सवाल रचनात्मकता को सिर्फ कला तक सीमित नहीं रखता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खाना पकाने में, अपने बगीचे को सजाने में, किसी दोस्त की समस्या को एक नए नजरिए से सुलझाने में, या बस अपने रोज के रास्ते से ऑफिस न जाकर किसी नए रास्ते से जाने में भी हो सकता है। हाँ, ये सोच रचनात्मकता को हर किसी के लिए हर दिन संभव बना देती है। सही कहा। ये परफेक्शन के दबाव को हटाकर प्रयोग और खेल की इजाजत देता है। ये कहता है कि आपको कोई महान कृति बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक ज्यादा दिलचस्प और रंगीन जिंदगी जीने की जरूरत है, और रचनात्मकता उसी का एक जरिया है। तो आज की इस गहरी बातचीत से जो मुख्य बातें निकल कर आईं, वो हैं, डर को अपना साथी समझें, ड्राइवर नहीं। अपने बड़े बड़े जुनून के बोझ तले दबने के बजाय अपनी छोटी छोटी जिज्ञासाओं का पीछा करें। बिल्कुल। नतीजों की चिंता किए बिना बनाने की प्रक्रिया का आनंद लें, क्योंकि वही असली इनाम है। और याद रखें कि सिर्फ प्रतिभा ही सब कुछ नहीं है, लगातार कोशिश करते रहना ज्यादा जरूरी है। सही। और आखिर में ये समझें कि रचनात्मकता कोई खास हुनर नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है, दुनिया को देखने का एक खुला और जिज्ञासु नजरिया है। इस पूरी चर्चा को समाप्त करने के लिए एक विचारोत्तेजक सवाल मन में आता है, जो सीधे तौर पे सोर्स में है, लेकिन हमें आगे सोचने के लिए प्रेरित करता है। बताइए। किताब कहती है कि रचनात्मक विचार या आइडिया हमारे चारों ओर मौजूद हैं, और वे इंसानी सहयोग की तलाश में रहते हैं ताकि वे दुनिया में आ सकें। ये एक दिलचस्प सवाल उठाता है। अगर कोई विचार आपको चुनता है, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या ये एक तोहफा है जिसे स्वीकार करना ही चाहिए, या ये सिर्फ एक विकल्प है जिसे आप विनम्रता से मना भी कर सकते हैं? और इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।